हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लेके आए हैं मुग़ल शैली। आज का टॉपिक है मुग़ल शैली। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम लोग मुग़ल शैली में ईरानी शैली हम पढ़ते हैं। उसके बाद में बाबर और हुमायूं को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुग़ल काल का जो सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है। तो इसको 2-3 पार्ट में हम करेंगे, एक पार्ट में नहीं करा सकते थे क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो आप लोग भी थक जाएंगे देखते देखते, तो इसलिए अच्छा है कि इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग इसको 2-3 पार्ट में देख लेना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ईरानी शैली और बाबर और हुमायूं के बारे में आज पढ़ते हैं। तो छोटी सी क्लास रहेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब बोरियत भी नहीं महसूस होगी, अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है ईरानी शैली। समय इसका हो जाएगा 16 से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य। ये मैंने पूरा मुग़ल का समय काल लिया है, ठीक है। चरमोत्कर्ष हो जाएगा 15वीं शताब्दी। जो इसका चरमोत्कर्ष हो जाएगा वो 15वीं शताब्दी हो जाएगा। ईरानी शैली को फारसी शैली या पर्शियन शैली भी कहते हैं। ईरानी शैली को फारसी शैली या पर्शियन शैली भी कहते हैं। ईरानी शैली का जन्म स्थान समरकंद व हिरात था। ईरानी शैली का जन्म स्थान समरकंद व हिरात था। तैमूर का पुत्र शाहरुख एक कवि था। आगे देखते हैं। तैमूर का पुत्र शाहरुख, जो तैमूर का पुत्र है शाहरुख, वो एक क्या था, कवि था। अपने दरबार में कवियों एवं चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। किसने किया था? तो तैमूर का पुत्र शाहरुख। चलिए आगे देखते हैं। शाहरुख के समय ईरानी कला अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। तो किसके समय प्राप्त करती है? शाहरुख के समय ईरानी कला अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली के कलाकार। ईरानी शैली के कलाकार कौन से हो जाएंगे? तो पहले हो जाएंगे बेहजाद और शाह मुजफ्फर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहजाद जो हैं, इनका जो समय है वो 1450 से लेकर 1535 ईस्वी तक इनका समय है। और ये ईरानी शैली का प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी कहे जाते हैं। कौन? बेहजाद कहे जाते हैं। और इनको पूर्व का राफेल बोला जाता है। बेहजाद को पूर्व का राफेल बोलते हैं। और शाह मुजफ्फर के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, ठीक है। तो दोनों ही श्रेष्ठ कलाकार थे, जिसमें बेहजाद सबको सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। तो बेहजाद को सबसे अच्छा कलाकार माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि बेहजाद एक कुशल चित्रकार था। तो ये किस में लिखा हुआ है? तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें लिखा है कि बेहजाद एक कुशल चित्रकार था। चलिए आगे देखते हैं। पर वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। वो क्या था? दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। मतलब कि जो ये थे बेहजाद थे, ये जो अभी बताते हैं, एक मिनट। ये जो बेहजाद थे ये कैसे थे? ये दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। मतलब कि ये मतलब बुजुर्ग लोगों के चेहरे बनाते थे। और ये जो शाह मुजफ्फर थे ये युवा चेहरे बनाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली में चित्र रेखा प्रधान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ईरानी शैली में चित्र क्या है? रेखा प्रधान है। अगर पूछा जाए ईरानी शैली में चित्र कैसे हैं, तो वो रेखा प्रधान है। इसमें बारीक रेखाओं का अधिक उपयोग हुआ है। इसमें बारीक रेखाओं का अधिक उपयोग किया गया। ईरानी शैली में मतलब जो रेखाएं बनी हैं बहुत ही महीन बारीकी तरीके से बनी है, तो इसमें रेखा प्रधान है। और ये
बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि ईरानी शैली में जो रेखाएं हैं वो बनाई गई हैं। तो अजंता व चीनी का प्रभाव पड़ा है। तो ईरानी शैली पर अगर पूछा जाए किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, तो अजंता व चीनी का प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली में जो आकृतियां हैं उसमें कैसे चश्मे बने हैं, तो 2.25 चश्म के चेहरे बने हुए हैं। चलो आगे हम बताते हैं कि 2.25 चश्म चेहरे कैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाशिया या बॉर्डर चित्रकारी ईरानी की ही देन है। अगर पूछा जाए हाशिया बनना कब से स्टार्ट हुआ था, तो क्या बताएंगे, ईरानी शैली बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस शैली में चित्रकारों के नाम लिखने की परंपरा भी शुरू हुई थी। तो अगर ये पूछा जाए कि चित्रकारों में के नाम लिखने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी, तो क्या हो जाएगा, ईरानी शैली हो जाएगा। ईरानी शैली में ही मतलब कि चित्रकारों के नाम लिखने की जो परंपरा थी वो शुरुआत हो गई थी। और ये पूछा जाए हाशिया बॉर्डर चित्रकारी ईरानी कला की ही देन है, अगर ये पूछा जाए तो भी आपको ईरानी शैली ही बताना है कि हाशिया या बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ईरानी शैली से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। हम लोग ईरानी कला की विशेषताएं देखते हैं। वर्ण विधान मतलब रंग विधान। ईरानी शैली में सपाट रंग भरे जाते थे। ईरानी शैली ने छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया है। रंग चटकीले हैं जो पृष्ठभूमि बंद रंगों में दर्शाया गया है। मतलब जो ईरानी शैली में जो रंग हैं वो सपाट भरे गए हैं और ईरानी शैली में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है। रंग चटकीले हैं, पृष्ठभूमि मंद रंगों से दर्शाया गया। मतलब कि जो रंग है वो चटकीले हैं और जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो हल्के कलर से की गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो इसका स्थापत्य चित्रण है, ईरानी चित्रों में भवन मेहराबदार जालियों सहित फूल पत्तियों अलंकार द्वारा भवनों को नक्काशी युक्त दर्शाया गया है। नीले हरे श्वेत आदि शीतल वर्णों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या है, ठंडे कलर का मतलब जो ठंडे कलर हैं उनका प्रयोग किया गया है। और इनके जो भवन हैं वो मेहराबदार बने हैं, जालियों सहित फूल पत्तियों के अलंकार द्वारा भवनों को नक्काशी युक्त दर्शाया गया है। भवनों में चित्रित आकृति के वस्त्रों आदि गहरे रंग से चित्रित किया जाता था। तो इसमें यही बताया, भवनों में चित्रित या आकृति या वस्त्र जो पहने होते थे उसमें गहरे रंग होते थे, पृष्ठभूमि जो होती थी वो हल्के रंग की होती थी। जैसे ये देख लीजिए, इनकी जो पृष्ठभूमि क्या है ये हल्की है, वस्त्र क्या है ये डार्क कलर के हैं और ये अलंकृत फूल पत्ती ये बने हुए हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ थी, इसमें मतलब कि बिल्कुल प्राकृतिक जैसे चित्र नहीं बनाए जाते थे, मतलब रियलिस्टिक इनको नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये होते हैं चश्म। मतलब कि ये मैंने आप लोगों के लिए लिया है। जैसे बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि एक चश्म किसको बोलते हैं या सवा चश्म, 1.5 चश्म, 2.25 चश्म। तो आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि एक चश्म क्या होता है, सवा चश्म, 1.5 चश्म या 2.25 चश्म क्या होता है। तो ईरानी शैली में जो चश्म बने थे वो 2.25 चश्म के बने थे, यानी कि एक चेहरे तो दिखता ही है, दूसरा चेहरा क्या होता है ये हल्का सा दिखाई पड़ता है, तो इसको 2.25 चश्म बोलते हैं। और आगे मुग़ल शैली में भी 1 चश्म या 1.5 चश्म का ही चेहरे मिलते हैं। ये ईरानी शैली है, इसमें 2.25 चश्म चेहरे मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। ईरानी चित्रों में आकृतियों को प्राय लंबा चोगा या लंबा कद व पगड़ी पहने अंकित किया जाता था। आकृतियाँ देखते हैं। ईरानी चित्रों में मानव आकृतियाँ बड़ी कोमल एवं नाजुक बनाई गई हैं। चेहरे कैसे हैं, छोटे हैं, प्रायः गोल हैं, 2.25 चश्म के बने हैं, पतली गर्दन है, छोटी छोटी आँखें हैं, पतली लंबी नाक है, होंठ फूले फूले तथा गोल अंकन हुआ है। तो ये सब क्या है, ये ईरानी शैली की आकृतियाँ हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। कैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि लंबी सी नाक बना दी है, लंबी ही गर्दन बना दी है, इसमें आँखें क्या है, छोटी छोटी आँखें हैं, होंठ फूले फूले से बने हुए हैं, बड़ी कोमल एवं नाजुक बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि कैसी आकृतियाँ ईरानी शैली में बनी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेख। ईरानी चित्रों में चित्रकारों के नाम, चित्रकारों के विषय से संबंधित विवरण तथा कविता आदि आकाश वाले भाग में या फिर आयताकार सफ़ेद पट्टी बनाकर उसके ऊपर अंकित करने की प्रथा प्रचलित थी। मतलब कि इसमें यही बताया है कि जो ईरानी चित्रों में चित्रकारों के नाम जो थे
वो विषय संबंधित जो विवरण कविता जो भी वो मतलब कि बनाया करते थे, अपना डिज़ाइन जो भी चित्रकारी करते थे, तो उसमें आयताकार सफ़ेद पट्टी बनाकर उसके ऊपर अंकित करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाशिए देखते हैं, हाशिए कैसे बनते थे, जो कि ईरानी शैली की ही देन है। अगर पूछा जाए कि हाशिए कहाँ से बनना स्टार्ट हुए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ईरानी शैली से ही बनना स्टार्ट हुए हैं। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। हाशियों को सुंदरता से सजाया जाता था। अलंकारिक आकेट, फूल, पत्तियों, पशु पक्षियों से अलंकृत किए जाते थे। इन हाशियों में सुनहरे काम की भी बहुलता थी। तो हाशियों के साइड में ये सारी चीज़ें बनाते थे, फूल, पत्तियाँ, पेड़ और ये मतलब कि पशु पक्षियाँ बनाते थे। और उसमें क्या सुनहरे काम की मतलब कि बहुलता थी, मतलब सुनहरे रंग से बहुत अच्छे से उसको सजाते थे, ये कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बताया है। इस तरीके से मुग़ल शैली मतलब ईरानी शैली में हाशिए नहीं बनते थे, मतलब ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। उसमें क्या रहता था, उसमें थोड़े चौड़े हाशिए बनते थे। जो ईरानी शैली थी उसमें थोड़े चौड़े बनते थे, और जो किनारे की जो आउटलाइन थी इसमें फूल, पत्ती, पशु पक्षी ये सब बनाया करते थे। ठीक है, और बीच में अपनी चित्रकारी भी करते थे। तो साइड वालों को क्या हाशिए बोलते हैं, इनके किनारों को हाशिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंग, दिन का दृश्य दिखाने के लिए पीले व सफ़ेद रंग का प्रयोग व रात के दृश्य में दिखाने के लिए काले नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईरानी शैली में अगर वो दिन के चित्रकारी करते थे तो हल्के रंग यूज करते थे, और रात में ये लोग डार्क कलर यूज करते थे, नीला, काला वगैरह इस तरीके से। चलिए इनका रेखांकन पढ़ते हैं। ईरानी चित्रों पर अजंता की प्राचीन भारतीय रेखांकन शैली या चीनी कला की छाप है, जिसमें बारीक रेखाओं का प्रयोग है। ईरानी चित्र रेखा प्रधान है, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि ईरानी चित्र कैसी है, तो रेखा प्रधान है। इसमें अजंता चीनी का प्रभाव है। आगे देखते हैं। प्रकृति को स्वतंत्र रूप से चित्रित नहीं किया गया है। तो वही जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो भी प्राकृतिक चीज़ थी तो इन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही सेम नहीं बनाया है, मतलब रियलिस्टिक नहीं बोल सकते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। यहाँ पृष्ठभूमि में अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है। तो पृष्ठभूमि कैसी है, अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ईरानी शैली मुग़ल शैली की तुलना, यानी कि इन दोनों का आपस में तुलना पढ़ते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईरानी शैली की क्या विशेषताएं हैं और मुग़ल शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना, यहाँ तो आपको हर क्वेश्चन सरल लगता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और वहीं पे क्वेश्चन अगर ईरानी शैली का आ गया और मुग़ल शैली भी ऑप्शन में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ईरानी शैली टिक लगाना है या मुग़ल शैली टिक लगाना है। तो इससे डिटेल में पढ़ने से ये होता है ना, तो हम लोग ना मतलब समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझ से बता रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी याद आएगा कि हाँ मैम ने इस तरीके से बताया था कि इसका ईरानी नहीं होगा तो मुग़ल होगा, मुग़ल नहीं होगा तो ईरानी होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में कर सकते हैं। तो इसकी चलिए विशेषताएं देखते हैं एक बारे में, मतलब कि इसके आपस में जो तुलना है ईरानी शैली की और मुग़ल शैली की। ईरानी शैली का पढ़ते हैं। मुग़ल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए वो ईरानी शैली से पूर्णतः भिन्न थी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़नी, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ईरानी शैली की क्या विशेषताएं हैं और मुग़ल शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब कि आपको बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे अपना क्वेश्चन। तो इसमें यही बताया है कि मुग़ल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए भी वह ईरानी शैली से पूर्णतः भिन्न थी। मतलब कि मुग़ल शैली में, इसके कहने का मतलब ये है कि मुग़ल शैली में ईरानी शैली का प्रभाव होता था, लेकिन उसके बाद भी मुग़ल शैली बहुत ही ज़्यादा अलग थी। ये मतलब बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है। रंगों को प्राय सपाट रंग भरा जाता था, इसमें छाया प्रकाश नहीं दर्शाया गया है। जैसे कि अभी बताया था कि ईरानी शैली के जो रंग कैसे हैं, सपाट भरे गए हैं, छाया प्रकाश इसमें नहीं दर्शाया गया है। मुग़ल शैली में छाया प्रकाश व प्रकाश का पालन हुआ है। मानव आकृतियों में अन्य रूपों के गोलाई एवं उभार के लिए विविध रंगों के तानों का प्रयोग हुआ है।
तो इसमें क्या है, छाया प्रकाश भी दिखाया है और विभिन्न तानों का प्रयोग किया है, कई तरीके के रंग, गोलाई और उभार जैसे बनाए गए हैं। और ईरानी शैली में ऐसा नहीं है, इसमें परिपेक्ष की कमी है और इसको प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2.25 चशम चेहरे बने हैं, किसमें बने हैं, ईरानी शैली में। मुगल शैली में 1 चशम व 1.5 चशम चेहरों की अधिकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि आगे चल के मुगल शैली में 1 चशम या 1.5 चशम चेहरों की अधिकता हो जाएगी। ईरानी शैली में वास्तु को अनेक प्रकार के रंगों की नक्काशी सहित आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है। दीवारों पर नीले, हरे एवं श्वेत वर्णों से अंकित किए गए हैं। चलिए मुगल शैली देखते हैं। मुगल शैली में भवन संगमरमर या सफ़ेद रंग, कभी कभी लाल रंग का, जो दिल्ली व आगरा के दुर्गा जैसे हैं। तो जैसे कि दिल्ली और आगरा में जो भी लाल किले बने हैं, जो भी लाल रंग है और सफ़ेद मतलब कि मरमर से जो भी बना है, तो वो मुगल शैली की ही देन है। और ईरानी शैली में क्या है, रंगों की नक्काशी सहित आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, उसमें क्या, दीवारों पर नीले, हरे, श्वेत वर्णों का मतलब रंग से यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी शैली में चित्र संयोजन सरल रूप में बना है, मतलब जो भी ईरानी शैली में चित्र बने हैं वो अकेले अकेले चित्र बने हुए हैं, संयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। मुगल शैली में चित्र संयोजन के रूप में आकारों की भीड़ भाड़ है, मतलब मुगल शैली के चित्र उसमें काफ़ी लोगों को दर्शाया गया है। ईरानी शैली में लेख संयोजन के अंक के रूप में लिखे गए हैं। आलेख के स्थान में ही कप्ता या लेख सपाट रंग की समतल पट्टियों पर अंकित किए गए हैं। जैसे कि बताया था कि चित्रकारों ने अपना नाम लिखना स्टार्ट या फिर जो भी उन्होंने अपना लिखने का स्टार्ट किया वो कब से किया, ईरानी शैली से ही किया। मुगल शैली में लेख संयोजन परंपरा अकबर के काल तक ही रही है, बाद में इसका प्रचलन समाप्त हो गया। मतलब शुरुआत तो ईरानी शैली से हुई थी और मुगल से मतलब कि मुगल में अकबर तक रही है, पर उसके बाद इसका प्रचलन क्या था, समाप्त हो गया था, इसका प्रचलन समाप्त हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। परपेच की कमी है, जैसे कि मैंने बताया ईरानी शैली में परपेच की कमी है। मुगल शैली में द्वाष्टिक परपेच एवं स्थित जन लघुता का सुंदरता से समावेश किया गया है। यूरोपियन प्रभाव के कारण रेखीय एवं बात्रवर्णीय परपेच में उत्तम है। जबकि परपेच की कमी है ईरानी शैली में, पर मुगल शैली में ऐसा नहीं है। इसमें यूरोपीय प्रभाव के कारण बहुत ही अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट को दर्शाया गया है, ये कह सकते हैं। चलिए अब हमारा ईरानी शैली का जो भी था ख़त्म होता टॉपिक। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। अब आते हैं बाबर के बारे में। तो ये बाबर का जो समय है वो कितना है, 1526 से लेकर 1530 तक। याद रखना है ये इनका समय, मतलब कि ये इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका मृत्यु नहीं है। ये इनका मतलब शासनकाल है, इनका शासनकाल बोल सकते हैं। 1526 से लेकर 1530 तक चला है किसका, बाबर का। अब देखते हैं बाबर का जन्म 14 फरवरी 1443 ईस्वी फरगाना ईरान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1443 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, मतलब कि बाबर इतने छोटे थे, 11 वर्ष की उम्र में ही इनको गद्दी पर बिठा दिया गया था और कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजक ए बाबरी बाबरनामा नाम से लिखी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी, किस भाषा में, तो तुर्की भाषा हो जाएगी। तुजक ए बाबरी बाबरनामा नाम से लिखी। इस ग्रंथ में बाबर ने बेहजाद शाह मुजफ्फर का उल्लेख किया है। जो बाबर के ये कौन थे, चित्रकार थे, दो थे। कौन थे, बेहजाद थे, दूसरे कौन थे, शाह मुजफ्फर थे। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे, पर इनमें से सबसे अच्छा बेहजाद के बारे में लिखा है। तो ये एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है। बेहजाद के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहे तो वह चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बेहजाद दाढ़ी रहे तो वह चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था,
परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि बेहजाद के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, पर शाह मुजफ्फर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। ये है बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र है जो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में ये बहुत आता है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए जो कितने बना है, 1597 ईस्वी में बना है बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये मैं बता रही थी कि हाशिए वहाँ कैसे बनते हैं। ये है हाशिया, देख लीजिए इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, हल्की पीली सी है। एक ये पक्षी बना हुआ है, ठीक है, एक ये पक्षी बना हुआ है, एक यहाँ पे पक्षी बना हुआ है, बाद बाकी ये फूल पत्ती अलंकारिक तरीके से बनाया गया है और ये इनके ज्यामिति रूप में इनका चित्रण किया है। ये ईरानी शैली की देन है। चलिए आगे देखते हैं। इनका देखिए पृष्ठभूमि कैसी है, पृष्ठभूमि हल्की है, वस्त्र इनके मैंने बताए थे डार्क कलर से बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बाबर का चित्र है, वो भी ये वाला आप लोगों को चित्र याद कर लीजिए। कौन सा चित्र है, बाबर जो सोन नदी पार करते हुए, ये इनका बाबर का ये चित्र है। बाबर नदी सोन मतलब कि बाबर जो है वो सोन नदी पार करते हुए दिखाया गया है। और ये किसके समय में बना है, अकबर के समय बना है। आप लोगों को याद रखना है ये चित्र अकबर के समय बना है। और किसने बनाया है, तो जगन्नाथ चित्रकार द्वारा चित्रित है, ठीक है। किसके द्वारा, जगन्नाथ द्वारा ये चित्र चित्रित है। और किसका चित्र, बाबर का है। बाबर सोन नदी पार करते हुए किसके समय में बना है, तो अकबर के समय बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बाबा ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए ये भी चित्र है। बाबर नामों द्वारा सोन नदी पार करते हुए, जो जैसे कि मैं अभी जो चित्र के बारे में बता रही थी आपको ऊपर, वही ये चित्र बाबर नामों द्वारा सोन नदी पार करते हुए किसके समय में बना है, तो ये लिखा हुआ है अकबर के समय बना है। चित्रित कौन है, जगन्नाथ ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। बाबर भारत आते समय अपने साथ एक शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास एक चित्रित प्रति ले आया था। वह पुस्तक वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। बाबरनामा जब भारत आए थे, बाबर जो थे, शाहनामा की जगह बाबरनामा निकल गया, सॉरी। बाबर जब भारत आए थे तो वो अपने साथ क्या लाए थे, शाहनामा एक ग्रंथ लेके आए थे। तो शाहनामा में पूछा जाता है कि उसमें किसका इतिहास है, तो आप लोगों को बताना है ईरान के राजाओं का इतिहास है, ठीक है। यह पुस्तक कहाँ संग्रहित है, तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ये संग्रहित है अभी प्रेजेंट टाइम पे। शाहनामा ग्रंथ के लेखक पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के इससे क्या है, 2-3 पॉइंट बन रहे हैं और ये 2-3 ही पॉइंट एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अब बाबर कालीन की स्थापित पढ़ते, अभी तक तो हम लोग चित्र देखे हैं, अब ये क्या है, स्थापित हैं। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, संभल की मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, कटे सिरों वाली मीनार, फतेहपुर सीकरी, चार बाग पद्धति का उद्यान, आराम बाग। तो आप लोगों के ये पांचों के पांचों याद करने हैं, ये स्थापत्य हैं, किसके हैं, बाबर के हैं। चलिए अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का जो टाइम है वो 1530 से लेकर 1556 तक रहेगा इनका टाइम। ये इनका जन्म नहीं है, ये इनका शासनकाल है, ठीक है। हुमायूं का जो जन्म था वो 1508 में हुआ था। तो आप लोग लिख लीजिए, हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। जैसे कि इनका समयकाल 1530 से लेकर 1556 तक मैंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीप पनाहनगर की स्थापना की। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं कि हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा।
1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीपना नगर की स्थापना की। तो किस सन में की? 1533 में। किस चीज़ की? दीपना नगर की। किसने की? हुमायूं ने की। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीपना नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। तो जिस चीज़ की हुमायूं ने स्थापना की थी दीपना नगर की, उसी स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किस सन में हुई थी? तो 1556 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, फारसी भाषा में की थी। तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ये कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। किस भाषा में की थी? तो फारसी भाषा में की थी। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो बाबर था उसकी जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा है, और ये हुमायूं की जो आत्मकथा है ये फारसी भाषा है। दोनों भी में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तुर्की और फारसी में। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ, जिसका वास्तुकार मिर्जा घियाथ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा घियाथ था। किसके समय हुआ है निर्माण? तो अकबर के में हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की प्रथम इमारत मानी जाती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की प्रथम इमारत मानी जाती है। तो प्रथम इमारत क्या है? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह मकबरा अष्टभुजाकार व दोहरी गुम्मद का विशिष्ट उदाहरण है। ये जो मकबरा बना है ये दोहरी गुम्मद से बना है, मतलब ऐसे, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और कैसा है? अष्टभुजाकार में है। हुमायूं ने कबूतर के पंख को काटकर उसका चित्रण करवाया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कबूतर के पंख काटकर किसने चित्रित करवाया था? तो आप लोगों को याद रखना हुमायूं ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं अपने साथ 1555 ईस्वी में अब्बू समद शिराजी और मीर सैयद अली को भारत लाया था। एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। हुमायूं अपने साथ 1555 ईस्वी में अब्बू समद शिराजी और मीर सैयद अली को भारत लाया था। तो ये कौन हो जाएंगे? ये दो हुमायूं के कौन हो जाएंगे? चित्रकार हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। बाबर के चित्रकार अलग हैं, हुमायूं के अलग हैं। तो अब्दुल समद शिराजी जो थे तो पशु चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, तो ये पशु चित्रण बहुत अच्छे से करते थे, पारंगत थे इसमें। मीर सैयद अली क्या थे? ग्राम चित्रण करने में पारंगत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए। जो ये दोनों कलाकार थे ये बाद में हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए थे। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैंने ये अलग से लिख रखा है ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये दो कलाकार किसके हैं और ये दो कलाकार किसके हैं। तो इस वजह से मैंने इसको लिख दिया कि आप उलट पुलट ना कर दें, मतलब कि हुमायूं का बाबर ना कर दें, बाबर का हुमायूं ना कर दें। ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में और फिर पूछा जाए हुमायूं कलाकार कौन था तो आप लोग वहाँ सोचेंगे कि बीजात तो नहीं था, शाह मुजफ्फर तो नहीं था। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक साथ में लिख दिया ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि बाबर के जो चित्रकार थे तो बीजात हो जाएगा, शाह मुजफ्फर हो जाएंगे, और जो हुमायूं अपने साथ लेके आए थे तो अब्दुल समद सिराजी लाए थे और मीर सैयद अली को लेके आए थे। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों के यहीं तक था, बाबर और हुमायूं के बारे में यहीं तक थे। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ईरानी शैली के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं बाबर और हुमायूं से। और आगे की जो क्लास है वो हम लोग कल पढ़ाएंगे, अकबर के बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि अकबर भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो एक क्लास अकबर की करा देते हैं, फिर जहांगीर, शाहजहाँ के, औरंगजेब की करा देते हैं, फिर लास्ट में पूरा मुगल शैली की विशेषताएं बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता देंगे एक एक पॉइंट करके, जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुझे मतलब कि मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है आपको, और पूरी हिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी भी नहीं है। जितना भी आर्ट के पर्पज़ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, बस उतना ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए। मतलब क्या रहता है कि फालतू में मतलब पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, पूरा सब कुछ याद कर लो, इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
तो जितने आर्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना बस वही बनते हैं, तो आप लोग बस उतना ही पढ़िए। पढ़ने के लिए तो हम लोग कितना भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का मतलब कुछ वो ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं कभी भी, है ना। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था। तो जैसे कि अभी हम जिसके बारे में बता रहे थे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो आप लोग अच्छा खुद ही बताइए, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था। तो किसके शासन काल में हो जाएगा, तो ये बाबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए फिर से एक बार बताते हैं, बाबर के काल के जो दो चित्रकार थे, बेहज़ाद और शाह मुजफ्फर, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शाह मुजफ्फर किसके मतलब कि किसके शासनकाल में ये चित्रकार थे, तो उसमें क्या था, बाबर ऑप्शन था। तो ये मैंने आप लोगों को वो समझाने के लिए दिखाया था एक बार। तो ये हो जाएगा शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में थे, तो बाबर हो जाएगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करा रही हूँ ये चीज़, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले बताया था कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तुर्की और फारसी भाषा में। देखिए अरबी तो होगा नहीं, हिंदी तो होगा नहीं, ऑप्शन में तुर्की और फारसी ही आएगा। तो आप लोगों को कैसे याद रखना है, देखिए तुझे बाबरी क्या है, तो तुर्की भाषा हो जाएगा, और जो हुमायूं का था वो फारसी भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहनामा में लेखक कौन है, शाहनामा के मतलब लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शाहनामा में क्या चित्रित है, शाहनामा में क्या चित्रित है। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के यहाँ से 2-3 पॉइंट बनेंगे, अगर याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ से 3-4 पॉइंट बनेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शाहनामा वैसे तो जितना मैंने पढ़ाया है ये पूरा ही आप लोगों को याद रखना है। इसमें से मतलब मैंने मतलब जितने भी मेन पॉइंट होते हैं ना जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं मैंने वही लिए हुए हैं। तो आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है कि हम ये पॉइंट छोड़ दें वो पॉइंट छोड़ दें, ये पूरा आर्ट से मतलब मैंने पूरा निकाला हुआ है। तो ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आप लोगों को सब पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है। शाहनामा में क्या चित्रित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईरानी राज दरबार हो जाएगा, पहाड़ी राज दरबार हो जाएगा, मुगल राज दरबार हो जाएगा, या राजस्थानी राज दरबार हो जाएगा। तो आप लोगों को देखिए डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, जैसे मैं बता रही हूँ डिटेल में पढ़ने से क्या होता है। अगर मान लो आपने उन्हें सिर्फ याद किया होगा तो आप ये सोचेंगे कि याद किया हुआ है तो शायद मुगल हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने उसको डिटेल में समझ के पढ़ा है, डिटेल से क्लास ली, तो आप लोगों को लगेगा पहाड़ी तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, राजस्थान शैली भी नहीं पढ़ा है मुगल में। अब बचता क्या है, ईरानी राज दरबार पढ़ता है, मुगल राज दरबार पढ़ता है। तो आप लोगों को क्या 2 ऑप्शन मिले, 2 ऑप्शन में आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ शाहनामा में क्या चित्रित है, तो ईरानी राज दरबार ही चित्रित है। तो इसके अपने आप ही 2 ऑप्शन कट हो गए ना। तो डिटेल में पढ़ने से ये होता है, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि डिटेल में पढ़िए, समझ के पढ़िए, ताकि आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाबर बगीचे में दावत करते हुए किसका चित्र है। तो मैंने जो अभी चित्र आपको हम दिखा रहे थे, इसका चित्र नहीं दिखाया था, वो तो मैंने सोन नदी पार करते हुए चित्र दिखाया था। तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए किसका चित्र है, तो बाबर का हो जाएगा, क्योंकि बाबर बगीचे में दावत करते हुए बाबरी उसमें दावत कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुग़ल शैली की शुरुआत कब हुई थी, तो मुग़ल शैली की शुरुआत कब मानी जाती है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। मुग़ल शैली की जो शुरुआत है वो 1526 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। मुग़ल शैली में चित्रों के प्राय रंग लगाए जाते थे, ईरानी शैली लिखा हुआ है, ईरानी शैली में चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते थे। कैसे लगाए जाते थे, सपाट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी शैली में चेहरे बने हैं, तो ईरानी शैली में 2.25 चश्म चेहरे बने हुए हैं। ईरानी शैली की पृष्ठभूमि कैसी है, तो हल्की हो जाएगी, मतलब हल्के रंग भरे हुए हैं। और जो इसमें और जो चीज़ें चित्रित की गई हैं उभार देने के लिए, तो उसमें जैसे उभार का मतलब ये है, जैसे कि जो भी मतलब कि राजा महाराजा जो भी बनाए गए हैं, जो भी वस्त्र पहने हैं वो थोड़े डार्क कलर में बनाए गए हैं, चमकीले चटक रंग से, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं।
ईरानी शैली की रेखाएं हैं, तो ईरानी शैली की रेखाएं कैसी हो जाएंगी? कोमल हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, सिर्फ 11 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो जो भी आ चुके थे क्वेश्चन वही मैंने यहाँ रखे हुए थे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम सेंटर में बैठे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो बस इसीलिए वो बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिए थे थोड़े से। तो चलिए आप लोगों की क्लास ख़त्म होती है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा है ईरानी शैली पढ़ा है, और हुमायूं पढ़ा है, और बाबर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब कल हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? अकबर होगा। तो ऐसे करके धीरे करके 3-4 पार्ट में हम मुगल काल को ख़त्म कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो मिलते रहें। इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और एग्ज़ाम में पास होते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि अकबर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।